अब हम देखेंगे कि एक टाइट ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। ये सीक्वेंस में वो फैक्टर्स हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। वो पूरे मैकेनिज्म में ये 13 फैक्टर्स यूज़ में आएंगे और इन्हें आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं। फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्टेयर्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। अब ये लॉन्ग के बाद में जो छोटा सा पॉज है ये याद दिलाएगा कि 6 नंबर का जो फैक्टर है उसकी प्रेजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुई है। फिर 9th नंबर पे यहाँ पर जो फैक्टर है उसका नाम है क्रिसमस फैक्टर, और यहाँ इस निमोनिक में भी 9th नंबर पे क्रिसमस आता है, तो इस हिसाब से ये याद में रहेगा। अब हम देखते हैं कि क्लॉटिंग एक्चुअली होती कैसी है। कोएगुलेशन, ब्लड का कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉट जो बनता है उस प्रोसीजर को कहते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो वो 3 स्टेप्स में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अब स्टेज 1 का पूरा जो प्रोसीजर होता है ये किस लिए होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए होता है, क्योंकि ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को और फिर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। एक बार थ्रोम्बिन बन गया इसका मतलब ब्लड क्लॉट पक्का बनेगा ही, क्योंकि वो आगे एक्टिवेट कर देगा फेब्रिनोजन को और फिर उससे वो फेब्रिन के थ्रेड से क्लॉट बन जाएगा। पर इससे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? स्टेज 1 के 2 पार्ट्स होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक यानी अब ब्लड वेसल पे इंजरी हुई है, तो जो चीज़ ब्लड के अंदर हो रही होगी, वो कहलाएगी इंट्रिंसिक पाथवे। और अब इंजरी बाहर भी हुई है, तो जो चीज़ बाहर हो रही होगी वो कहलाएगी एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ब्लड वेसल के बाहर क्या होगा? टिश्यूज़ होंगे। तो जो इंजर्ड टिश्यूज़ है उसके अंदर से जो फैक्टर्स रिलीज होंगे वो आएंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और जो ब्लड के अंदर जो प्रोसीजर चलेगा वो आएगा इंट्रिंसिक पाथवे में। अब इस पूरे फॉर्म में ये देखिए कि सब जगह यहाँ पर ए लिखा हुआ है। वो ए का मतलब है एक्टिवेटेड। अब ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वेसल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर ये हर वक्त ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। ये एक्टिवेट होंगे जब ज़रूरत होगी तो ही ये एक्टिवेट होंगे, नहीं तो ये अगर नॉर्मल ब्लड वेसल में भी अगर क्लॉट करते फिरेंगे तो उसके बाद में तो फिर ब्लड फ्लो ही रुक जाएगा। इसलिए इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। अब ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? अब सपोज़ कि इंजरी हो गई, ब्लड वेसल की इंजरी हो गई, एंडोथीलियल यानी जो ब्लड वेसल के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियल। अब वो डैमेज होता है और कोलेजन बाहर आ गया, मतलब एक्सपोज हो गया अंदर ही। अब उसके साथ में अब जैसे ये डैमेज एंडोथीलियल है, ये फैक्टर नंबर 12 क्या है यहाँ पर? हिगमैन फैक्टर है। इसको क्या बोलते हैं? ये कॉन्टैक्ट फैक्टर है। सबसे पहले किसी भी इंजर्ड टिश्यू के कॉन्टैक्ट में कौन सा फैक्टर आता है? फैक्टर 12। अब जैसे ये फैक्टर 12 ये काइनोजन और कैलिक्रेन HMV का मतलब होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला, मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला काइनोजन। इन दोनों की प्रेजेंस में जैसे ही फैक्टर नंबर 12 यानी हैगमैन फैक्टर कॉन्टैक्ट में आता है ये डैमेज सेल के, डैमेज एंडोथीलियल के, तो क्या होगा? वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो जैसे ही एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? ये HMV काइनोजन की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 9 को, यानी नहीं फैक्टर नंबर 11 को, 11 कौन सा था? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अब ये फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेटेड 11 वाला जो है वो जाएगा और 9 को एक्टिवेट करेगा। 9 को एक्टिवेट करेगा यानी क्रिसमस फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही क्रिसमस फैक्टर एक्टिवेट होगा तो फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम और फैक्टर 8 यानी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और कैल्शियम यानी फैक्टर नंबर 4, इन दोनों की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाएगा, यानी स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक बार ये 10th नंबर का फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो ये आगे
किसके साथ में मिलेगा? अब जैसे यहाँ कोलेजन एक्सपोज हुआ है तो उसके साथ में सबसे पहले तो प्लेटलेट्स आके जम जाएंगी। प्लेटलेट्स जमेंगी तो प्लेटलेट के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से फॉस्फोलिपिड निकलेगा। अब जैसे जो ये फैक्टर नंबर 10 है और फॉस्फोलिपिड है, ये फैक्टर नंबर 5 यानी कि लिबाइल फैक्टर, एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन है। ये जो भी प्रोटीन्स हैं या फिर जो ये इस तरीके का प्रोटीन है जो कि क्लॉटिंग वाली सब्सटेंस को, क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके, एक्सीलरेट हो सके क्लॉटिंग। तो फैक्टर नंबर 10, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 और फॉस्फोलिपिड, ये दोनों मिलके क्या कर देंगे? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेंगे। अब ये था इंट्रिंसिक वे। अब एक्सट्रिंसिक वे में क्या हो रहा है? एक्सटेंसिव पाथवे में अब यहाँ तो ब्लड वेसल के अंदर काम हो रहा था, अब यहाँ हो रहा है जो टिश्यू डैमेज हुई है उसमें से। अब टिश्यू डैमेज हुई है उसके अंदर से क्या निकलेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? फैक्टर नंबर 3 है। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 है। इसको टिश्यू फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डैमेज टिश्यू से ही निकल रहा है। अब जैसे ही वहाँ से निकलेगा उसमें से और क्या क्या निकलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड निकलेंगे। अब ये वापस से फॉस्फोलिपिड फैक्टर नंबर 7 की प्रेजेंस में, यानी स्टेबल फैक्टर की प्रेजेंस में क्या करेंगे? फैक्टर नंबर 10 यानी स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर था उसको एक्टिवेट कर देंगे। फिर अब ये स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर फिर से फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम और जो फैक्टर नंबर 5 है इनकी प्रेजेंस में क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। अब जैसे स्टेज 1 हो गई यहाँ पे, अब स्टेज 2 पे क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करेगा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये भी फैक्टर नंबर 2 है। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा और वो बना देगा थ्रोम्बिन। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की वजह से ही थ्रोम्बिन बना है तो ये यहाँ पर और जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा वो ऊपर फीडबैक दे देगा कि और बनाओ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, अपने को थ्रोम्बिन और चाहिए। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक कि वो जो प्रोसीजर चल रही है उसको फिर से बढ़ा दो।